हाँ भाई। लास्ट क्लास में अपने पास वॉइस का थोड़ा सा इश्यू था। तो जहाँ तक वॉइस मेरी क्लियर थी वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे का पार्ट मैं आज दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो इवन सॉल्यूशन थे, पोटेंशियल का स्ट्रक्चर था वो -a से +a, पोटेंशियल का वेरिएशन -v0 था, और उसके अलावा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो था। तो हमने तीन रीजन डिफाइन किए थे, -इन्फिनिटी से -a से a और a से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन अपने पास आए थे इवन सॉल्यूशन के लिए। झाई टेन झाई इज इक्वल टू नीटा, और दूसरा इक्वेशन था नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर बराबर 2mv0 स्क्वायर 2mv0a स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और इसको मैंने कहा था गामा स्क्वायर। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था और यहाँ तक वॉइस क्लियर भी थी। तो आगे अगर हम इसको ग्राफिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और ग्राफिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो सिस्टम है इसके लिए हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन करने की कोशिश की थी। तो अपने पास इक्वेशन आई थी टेन स्क्वायर के ए इज इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। हम ग्राफिकल सॉल्यूशन अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे पास दो कर्व है, एक झाई टेन झाई इज इक्वल टू नीटा, और दूसरा नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस जिसका सेंटर ओरिजिन है, उस सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज गामा। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे नीटा वर्सेज झाई में। इस एक्सिस पे अगर मैं झाई ले लेता हूं और इस एक्सिस पे नीटा, और ये मेरा ओरिजिन। तो पहली चीज तो जो ग्राफ मुझे प्लॉट करना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है, क्योंकि नीटा की वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव है और झाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। नीटा और झाई दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैंने नीटा इज इक्वल टू रखा था अल्फा ए, और अल्फा पॉजिटिव था, √2m mod ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और ए डायमेंशन ऑफ द वेल, जो जीरो से -a से a के बीच की डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अल्फा ए नेगेटिव नहीं होगा, ऐसे ही अल्फा ए का मतलब नीटा नेगेटिव नहीं होगा, और झाई भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने के ए इज इक्वल टू झाई माना था, और के की वैल्यू 2mv0 माइनस मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू थी, राइट। तो ये ग्राफ जो बनेगा ये केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला है, और नीटा और झाई के बीच में ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन जीरो कहाँ कहाँ पे होगा। पहले उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस एक्सिस पे लोकेट करते हैं। तो टेन झाई कहाँ पे जीरो होगा? जहाँ पे साइन झाई जीरो होगा। साइन टेन झाई इज इक्वल टू साइन झाई अपॉन कोस झाई। जहाँ पे साइन झाई जीरो होगा वहां पे टेन झाई भी जीरो होगा, और साइन झाई जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, एंड सो ऑन। 2 पाई के बाद में 3 पाई पे जीरो होता है, और इस तरीके से ये जीरो चलते रहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेन झाई इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, वहां पे फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, नीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टेन झाई जहाँ पे कोस जीरो होता है, टेन झाई इज इक्वल टू साइन झाई अपॉन कोस झाई। जिन पॉइंट्स पे झाई की जिन वैल्यूज पे कोस जीरो होगा वहां पे नीटा भी जीरो हो जाएगा। कौन कौन सी वैल्यू ऐसी है? पाई/2, पाई/2 पे यहाँ पे पाई/2 बनाता हूँ, 3 पाई/2 बनाता हूँ,
5 पाई बाई 2 बनाता हूँ। ऐसे तो इस पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा। तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से, जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होता है उन पॉइंट को मैं डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया। ये लो, अब देखो यहाँ पे हम बात करें इस जगह फंक्शन जीरो, जहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स है वहां पे फंक्शन जीरो, जहाँ पे व्हाइट वर्टिकल डॉटेड लाइन है वहां पे फंक्शन इन्फिनिटी। तो जीरो से पाई बाई 2 के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो जीरो से पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन का नेचर कैसा होगा वो पहले देख लेते हैं। तो फंक्शन का नेचर यहाँ पे होगा साइन, साइन भी जीरो से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव। तो साइन और कोस दोनों पॉजिटिव है, हाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव रहेगा तो ये कैसे चलेगा, यहाँ पे जीरो यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये ऐसे चलेगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद पाई बाई 2 से पाई के बीच में फंक्शन का नेचर नेगेटिव होगा, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई के बीच में साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये ग्राफ बनेगा। और कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे फंक्शन जीरो, यहाँ पे इन्फिनिटी, तो नेगेटिव, लेकिन उसे हमें प्लॉट करना नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत हमें नहीं है। इसके बाद हम बात करें पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन का नेचर कैसा होगा, अगेन पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब फंक्शन का नेचर ऐसा, तो ग्राफ ऐसा। ऐसे ही यहाँ पे हम बनाएंगे, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा इवन सॉल्यूशंस के लिए। अब एक फंक्शन तो बन गया, ये इक्वेशन तो यहाँ पे रेडी है, साइन झाई टेन झाई इज इक्वल टू नीटा, और दूसरी इक्वेशन है नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। गामा इस सर्कल की रेडियस है, और वो गामा एक तो पोटेंशियल की डेप्थ पे डिपेंड करेगा v0 पे, और दूसरा पोटेंशियल की विड्थ a पे डिपेंड करेगा। दो पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो अगर गामा की वैल्यू बढ़ानी है तो पोटेंशियल की डेप्थ बढ़ा दो या फिर पोटेंशियल की विड्थ बढ़ा दो, दोनों ही केस में गामा बढ़ जाएगा। अब गामा वेरिएबल है, तो गामा की वैल्यू अगर मैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में रखूं तो जो मेरा सर्कल बनेगा वो सर्कल कुछ इस रेडियस का, सपोज पाई बाई 2 से ज्यादा रखा तो इस रेडियस का एक सर्कल बन गया। तो ये सर्कल इस पॉइंट पे कट हो गया, तो एक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, इवन सॉल्यूशन होगा। तो अगर 0 से पाई के बीच में 0 इज लेस देन गामा इज लेस देन पाई, 0 इज लेस देन गामा इज लेस देन पाई, ऐसा मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा, वन इवन सॉल्यूशन, एक इवन सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर मैं रेडियस की वैल्यू पाई से ज्यादा रखूं, 2 पाई से कम रखूं, तो ये जो सर्कल बनेगा वो दो पॉइंट्स पे टच होगा, यहाँ और यहाँ पे कहीं पे, और 2 पॉइंट पे टच होगा, तो इसका मतलब 2 इवन सॉल्यूशन, पाई से ज्यादा गामा की वैल्यू और 2 पाई से कम, तो क्या मिलेगा, 2 इवन सॉल्यूशंस, 2 इवन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर 2 पाई से गामा की वैल्यू ज्यादा है और 3 पाई से गामा की वैल्यू कम है, तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, 3 इवन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर फाइनली मैं बात करूं इन जनरल कहां से कहां तक, तो मुझे n इवन सॉल्यूशन चाहिए। कितने, n चाहिए। अब देखो n इवन सॉल्यूशन, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो ये यहाँ पे वेरिएबल, ये वैल्यूज आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, गामा की वैल्यू देखो यहाँ पे आ रही है पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ n पाई, और यहाँ पे n माइनस 1 पाई। तो अगर n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे पाई, तो 0 से पाई। n इक्वल टू 2 रखा
तो 2 पाई और यहाँ पे पाई पाई से 2 पाई, यस 2 इवन सॉल्यूशन। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया किसके लिए, n इवन सॉल्यूशंस के लिए बन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे ओड सॉल्यूशंस की। ओके, ओड सॉल्यूशंस के लिए फिर से देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या थी ओड सॉल्यूशंस के लिए। ये इवन सॉल्यूशन का मामला कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ओड सॉल्यूशन की। ओड सॉल्यूशंस, ओड सॉल्यूशन में तुम्हारे पास क्या रिजल्ट था, वो था झाई कोट झाई इज इक्वल टू नीटा, और ये माइनस का। एक इक्वेशन तो ये थी, और दूसरी इक्वेशन थी नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर, सॉरी नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 2m v0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ऐसा है ना, ठीक। तो ये अपने पास ओड सॉल्यूशंस हैं। अब देखो ओड सॉल्यूशंस आ गए, इसके लिए फिर से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा हमें, ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है कहाँ पे ये कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, वही पॉइंट हमारे सॉल्यूशंस होंगे। तो वापस मैं यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, ये झाई एक्सिस है, ये नीटा एक्सिस है। अब यहाँ पे ये देखना है, पहले इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है, झाई कोट झाई इज इक्वल टू नीटा, और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान ये रखना है कि जहां पे ये नीटा और झाई है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। नीटा और झाई दोनों पॉजिटिव का मतलब इस क्वाड्रेंट में ही ये ग्राफ फिर से बनेगा। केवल और केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ देखना है, क्या फंक्शन का नेचर होगा तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कोट झाई जो होता है वो होता है कोस झाई अपॉन साइन झाई। अब की बार मामला उल्टा है, जहाँ पे साइन झाई 0 होगा वहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा। तो मैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स पहले बनाता हूँ। यहाँ पे π/2 पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा, फिर 3π/2 पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा, फिर 5π/2 पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा। ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है। और 0 कहाँ पे होगा उसको देख लेते हैं। तो 0 कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे कोस 0 होगा, कोस जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे फंक्शन 0 होगा। तो 0 यहाँ पे पाई पे, सॉरी हाँ कोस कहाँ पे 0 होगा, कोस π/2 पे, ये वाला फंक्शन जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे, सॉरी ये साइन तो झाई, यहाँ पे देखना ध्यान से, दोबारा से बनाता हूँ मैं, गड़बड़ कर दिया मैंने। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फंक्शन 0 होने वाला है। π/2 पे तो कोस झाई की वैल्यू 0 होगी, और कोस झाई 0 होगा वहाँ पे फंक्शन 0, जहाँ पे कोस झाई 0 है वहाँ पे फंक्शन 0 है। ये पॉइंट जीरोज है, समझ में आ रही बात, यहाँ पे फंक्शन 0 होगा। और जहाँ पे साइन झाई 0 होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, 0 पे 0 होगा। तो साइन झाई 0 पे 0 होगा तो यहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा, एक तो 0 पे, एक पाई पे इन्फिनिटी होगा, एक 2 पाई पे इन्फिनिटी होगा। जहाँ पे पहले 0 हो रहा था वहाँ अब इन्फिनिटी होगा, और जहाँ पे पहले इन्फिनिटी हो रहा था वहाँ अब 0 होगा। ये हो गया तय। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो सबसे पहले हम बात करें पहले रीजन में, यहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी है, यहाँ पे फंक्शन 0 है, और यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से हम बात करें, यहाँ से हम बात करें, ये पॉइंट क्या आएगा पाई, ये आएगा 2 पाई, और ये 0, राइट।
तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव तो इसका मतलब ये फंक्शन भी पॉजिटिव, झाई कोट झाई पॉजिटिव होगा, और झाई कोट झाई को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फंक्शन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब नीचे की तरफ प्लॉट होगा, उसको नहीं प्लॉट करना, उसको नहीं प्लॉट करना, क्योंकि नीचे वाले से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं π/2 से पाई तक। तो π/2 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कोस की नेगेटिव होती है, तो फंक्शन नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे फंक्शन को 0 होना है, यहाँ पे इंफिनिटी होना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बन गया, काम खत्म। अब फंक्शन पीरियोडिक है तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगा, ओके, और फिर पीरियोडिक है तो आगे ऐसे चलेगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास जो पॉइंट आएगा वो इंफिनिटी वाली लाइन कितने पे आएगी, 3 पाई पे आएगी। इस तरीके का फंक्शन बनेगा। और अगर ऐसा बन गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गामा की वैल्यू फिर से चूज करेंगे। तो गामा कहाँ से कहाँ तक एक सॉल्यूशन देगा, तो 0 से π/2 के बीच में अगर गामा की वैल्यू है तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला। π/2 से ज्यादा होनी चाहिए गामा की वैल्यू, और 3 π/2 से कम होनी चाहिए। इसके बीच में कोई भी रेडियस होगी तो ये एक बार कट करेगा, यानी एक सॉल्यूशन बनेगा। तो मैं लिखूंगा π/2 इज लेस देन गामा इज लेस देन 3 π/2, तो 1 ओड सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन कैसा, ओड सॉल्यूशन। अगेन 3 π/2 से 5/2 π/2 के बीच में अगर है वैल्यू 3 π/2 इज लेस देन गामा इज लेस देन 5 π/2, then you will get 2 odd solutions. Okay, similarly if I take here 5 π/2 is less than gamma is less than 7 π/2, then 3 odd solution will be obtained, right? And finally if I take the general case n dependent, and I need an odd solution, odd solution, and if I put the value of n is equal to 1, then I must get this condition. If I put n is equal to 2, then I must get this condition, and so on. So what should I put here? 2n minus 1 into π/2. Let's put n equal to 1. So 2 minus 1 is 1 π/2, that is this. N equal to 2, 2 to the 4 minus 1, 3 π/2, yes. N equal to 3, 5 π/2. It is okay. Then gamma is less than, I need from here, so 2n plus 1, 2n plus 1 into π/2. This is the case where n odd solution will be observed. Okay. Now we combine these two results. If I combine these two results, then total solution, I will talk about the total solutions. The situation will be more clear when we will talk about some problems which are came in your previous year's papers. Okay, so this is your xi, this is your eta, and I am combining about two results, even and odd solutions, in one. So I will get total number of solutions. Okay, so here it is 0, π/2, pi, 3 π/2, 2 pi, 5 π/2, and so on, right?
ओके, नाउ अब यहां से देखो 0 से π/2 के बीच में ये जो रिजल्ट था, अभी मैं प्लॉट कर रहा हूं अलग अलग पोर्शन इसका। तो पहले यहां से यहां तक ये इवन सॉल्यूशन वाले थे, ये वाले, और यहां से यहां तक ये ओड सॉल्यूशन वाले थे, इस टाइप से। टोटल सॉल्यूशन हमें देखने हैं, तो टोटल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं क्या करूं, 0 से π/2 के बीच में अगर रेडियस रखता हूं तो एक इस पीले वाले कर्व को कट करेगा केवल, यानी एक सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा पूरा का पूरा, वो होगा इवन। ओके, ये तुम्हें पता ही है इवन सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग है। π/2 से पाई के बीच में रेडियस अगर मैंने कर दी तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसमें एक इवन होगा एक ओड होगा। हमें केवल टोटल सॉल्यूशंस की बात करनी है यहाँ पे। तो अगर मैं तुमसे कहूं 0 इज लेस देन गामा इज लेस देन π/2, हाउ मच, 1 सॉल्यूशन। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन और ओड, टोटल सॉल्यूशन इज 1। π/2 is less than gamma is less than pi, 2 solutions, or pi is less than gamma is less than 3 π/2, 3 solutions, or finally I will take the general case in which I need n solutions, total n solutions, और क्वेश्चन ज्यादातर इसी पे आता है। तो n सॉल्यूशंस यानी n इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 2 रखूंगा तो π/2 आना चाहिए, 3 रखूंगा तो पाई आना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा n-1 इंटू π/2। देखो देखे, n इक्वल टू 1 रखा 0, n इक्वल टू 2 रखा π/2, n इक्वल टू 3 रखा पाई, n इक्वल टू 4 रखेंगे 3 π/2 एंड सो ऑन, राइट। लेस देन गामा इज लेस देन, यहाँ पे मुझे चाहिए पाई से स्टार्ट करना है तो n+1 लिख देता हूँ, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये n π/2 लिख देता हूँ, n π/2, n इक्वल टू π/2, n इक्वल टू 2 पाई, n इक्वल टू 3 3 π/2, n इक्वल टू 4 4 π/2 मीन्स 2 पाई, राइट। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला आ गया n सॉल्यूशंस का। टोटल सॉल्यूशंस कितने होंगे उसके बारे में हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम वेव फंक्शंस प्लॉट करेंगे, ठीक है। वेव फंक्शंस प्लॉट करेंगे तो वेव फंक्शंस कैसे प्लॉट करेंगे, इवन सॉल्यूशन ओड सॉल्यूशंस ये हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, जो हमारे पास आया था ψ1 कांस्टेंट, तुम अपने हिसाब से देखना, a e⁴ αx, ψ2 ये मेरे पास था c cos kx, इवन सॉल्यूशन वाले बात कर रहा हूं मैं, और ψ3 हाउ मच, तो ये d f, या जो भी तुम दो इसको नाम, कांस्टेंट है e और e⁻ αx, राइट। ये इवन सॉल्यूशंस थे। और फिर ψ1 इज इक्वल टू a e⁻ αx, ψ3 इज इक्वल टू e⁻ αx, और ψ2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d sin kx, ठीक है। इसमें मत जाना ये कांस्टेंट क्या है, जो कांस्टेंट हमने पहले लिखे थे वही लिख लेना, बट फॉर द टाइमिंग आई जस्ट वांट टू प्लॉट द वेव फंक्शन। व्हाट आर द वेव फंक्शन, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड स्टेट, और पोटेंशियल जो तुम्हारा है वो सिमेट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसा है, पोटेंशियल सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अबाउट, और अगर पोटेंशियल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था हमेशा ही इवन वेव फंक्शन मिलता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओड वेव फंक्शन मिलेगी,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट फिर से इवन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट फिर ओड। तो इवन ओड का ये कॉम्बिनेशन लगातार चलता रहेगा। वी आर डीलिंग विथ n इक्वल टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो ये मेरे पास होगा साई ऑफ 1, यहाँ पे मेरे पास बाउंड्री है -a और +a। वेव फंक्शन होना चाहिए कैसा, इवन फंक्शन होना चाहिए, ये हमें पता है। और यहाँ से भी तुम देख रहे हो इस रीजन -a से a के बीच में फंक्शन का नेचर +a और -a, cos ka cos -ka। यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी फंक्शन की, यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, यहाँ पे उतनी ही फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि cos ka जितना है cos -ka भी उतना ही होगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसके पहले वेव फंक्शन कैसा है ये हमें पता है, e⁻∝x, यानी ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। और इसके लास्ट वाले रीजन में फंक्शन कैसा है, e⁻∝x जैसा है। तो इस टाइप का फंक्शन होगा। और इसके बीच में कैसा होगा, तो वो इवन सॉल्यूशन में तो कोस वाला होगा। कोस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये तुम्हारे पास ψ1x वर्सेज x, ψ1x वर्सेज x ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमने प्लॉट किया है। और ये ग्राउंड स्टेट तुम देख रहे हो, जब हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था तो ग्राउंड स्टेट जस्ट ऐसी थी, -a से a हमने किया था। यानी इस वेल की बाउंड्री के इधर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी 0। बट यहाँ पे इस जो वेल है इसकी डायमेंशंस के बाद में भी अगर हम देखें तो पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है, पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है। और इनफाइनाइट पे तो ऑब्वियसली 0 है, वेव फंक्शन ही 0 की तरफ जा रहा है, तो इनफाइनाइट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो वेव फंक्शन जैसे ही वेल की डायमेंशंस फाइनाइट हो जाती है, वेव फंक्शन एक्सपेंड होने लगता है। और वेव फंक्शन एक्सपेंड होके ये जो वॉल्स है उसके बाहर भी पाया जाएगा पार्टिकल कहीं ना कहीं, और उसकी कोई फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। एनीवे इसके बाद हम बात करते हैं n इक्वल टू 2 स्टेट के बारे में। तो n इक्वल टू 2 के लिए अगर हम कहें तो जो वेव फंक्शन होगा वो होगा ψ(2), और ये एक्साइटेड स्टेट होगी। और यहाँ पे ये a है, ये -a है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके, ये ओरिजिन। अब देख लो n इक्वल टू 2 पे जो स्टेट आएगी वो ओड फंक्शन की आएगी, तो बीच में आएगा साइन जैसा, और साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। यहाँ पे वेव फंक्शन को 0 होना है, बाउंड्री पे वेव फंक्शन फाइनाइट होगा। तो साइन -ka, यहाँ पे फंक्शन का नेचर नेगेटिव माइनस, और साइन +ka यहाँ पे फंक्शन कुछ पॉजिटिव टाइप का होगा। साइन +ka पॉजिटिव, साइन -ka माइनस साइन होता है तो फिर नेगेटिव। और यहाँ पे फंक्शन 0 है, तो ये फंक्शन ऐसे चलेगा, और यहाँ पे ये कुछ बढ़ेगा और यहाँ पे घटते हुए यहाँ पे आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये बढ़ेगा और यहाँ पे घटते हुए यहाँ आएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग चलेगा। लास्ट वाले रीजन में हमें पता है फंक्शन का नेचर कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, तो ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ये ψ2x है, ये ψ2x है, ओके। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बाउंड्री के बाद में पार्टिकल के होने की फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है। अगर तुम इसके मोड का स्क्वायर को प्लॉट करते हो, यहाँ पे अगर तुम ये कहो कि ψ1 का मोड का स्क्वायर वर्सेज x, यहाँ पे भी तुम्हें ये फंक्शन कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, प्रोबेबिलिटी ऐसी ही मिलने वाली है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड स्टेट का। और यहाँ पे अगर तुम इसका मोड का स्क्वायर प्लॉट करोगे, यानी प्रोबेबिलिटी देखोगे हर एक पॉइंट पे पार्टिकल के होने की, तो ये तुम्हारे पास ψ2 का मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे x, यहाँ पे a, यहाँ पे -a, तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगी।
इस टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, फंक्शन स्मूथ रहेगा इसलिए ये ऐसा बनेगा। ओके, ये इस टाइप से बनेगा, ऐसा फंक्शन। अब हम बात करें साई 3 ऑफ एक्स, एक फंक्शन और प्लॉट करके बता देता हूं, साई 3 ऑफ एक्स। तो साई 3 ऑफ एक्स ये इवन फंक्शन होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट इवन फंक्शन बनने वाला है। और ये एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना कि नंबर ऑफ नोड इज n-1। यहाँ पे हम देख भी चुके हैं, पहले वाले वेव फंक्शन में कोई नोड नहीं थी, यहाँ पे एक नोड है। अभी ये 2 बार कट करना चाहिए, यहाँ पे तुम लिखोगे a और यहाँ पे -a, तो ये 2 बार कहीं ना कहीं फंक्शन कट करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे मान लो ये तुम्हारे पास। और y एक्सिस के सिमेट्रिक बनाना ही है, साई 3 ऑफ एक्स, बीच में आएगा कॉस वाला बिहेवियर, शुरू में आएगा साइन वाला बिहेवियर, और 0 पे कॉस की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, यस इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये इधर जाके 0 और ये इधर जाके 0 की तरफ, तो इस तरीके का वेव फंक्शन बनेगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसमें 3 हम्प तुम्हें मिलेंगे ऐसे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका मैं प्लॉट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा साई 3 ऑफ एक्स का, वो कैसा होगा देखो, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, इस टाइप से। ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मोड साई 3 स्क्वायर वर्सेज एक्स। ऐसे ही तुम नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट को प्लॉट कर सकते हो। और ये हमारा इसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक और पोटेंशियल लेते हैं, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, और जिसमें हम डायमेंशन उस पोटेंशियल को वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं रखते हैं, उसका केस और कर लेते हैं। और तब जाके हमारा ये पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास है कि पोटेंशियल हमें दिया हुआ है v ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैसा है, तो ये है इनफाइनाइट और माइनस इंफिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, मीन्स एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन इनफाइनाइट है। उसके बाद माइनस का v0 फ्रॉम 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, 0 से a के बीच में पोटेंशियल कैसा है -v0, और 0 और x इज, ऐसे लिख सकते हैं a इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, ऐसा पोटेंशियल है। ओके, और ऐसे पोटेंशियल को अगर मैं प्लॉट करूं तो कैसे कर सकता हूं, पोटेंशियल का प्लॉट अगर मैं करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये v ऑफ एक्स है और ये मेरे पास है x एक्सिस। इसको प्लॉट करने का तरीका जो होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट तो ऐसे, और 0 से a के बीच में पोटेंशियल -v0, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल -v0 और इसके बाद में 0, तो ये 0 और ये a, ऐसा पोटेंशियल है। और पार्टिकल की एनर्जी E जो है वो माइनस का मोड ऑफ E के बराबर ऐसी होगी। अब हमें फिर से 3 रीजन हो गए, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3,
और पोटेंशियल का जो फॉर्मेशन है वो ऐसा है अलग अलग रीजन में। ये रीजन नंबर 1 के लिए है, ये रीजन नंबर 2 के लिए, और ये रीजन नंबर 3 के लिए। तीसरे रीजन में पोटेंशियल 0, पहले रीजन में पोटेंशियल इन्फिनिटी, दूसरे रीजन में पोटेंशियल माइनस V0। तो अलग अलग रीजन के लिए हमें फिर से श्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करनी है और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले वाले रीजन में, रीजन 1, x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 में v इज इंफिनिटी। v इंफिनिटी है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन 1 इज 0। p of x is equal to 0 from minus infinity is less than x is less than 0. That means psi 1 is equal to 0. ये पार्ट हो गया पहले रीजन का। सेकंड रीजन में श्रोडिंजर इक्वेशन लिखते हैं d2 psi 2 और dx2 प्लस 2m, और ये आ जाएगा e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, e माइनस v अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और v0 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और psi 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, d2 psi 2 और dx2, और यहाँ से e जो होगा वो माइनस का मोड ऑफ ही होगा, प्लस का 2m, और ये v0 माइनस मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 2 इक्वल टू 0, और इसको मैंने कह दिया d स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और psi 2 इक्वल टू 0, और के स्क्वायर इज इक्वल टू 2m v नोट माइनस मोड d अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के, और d की वैल्यू अगर प्लस माइनस आयोटा के है तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। तो सॉल्यूशन जो आएगा psi 2 वो आ जाएगा सम कांस्टेंट a e टू दी पावर kx, या साइन कोस की टर्म में लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एक वाल ये अगर पार्टिकल इन दो वॉल्स के बीच में आता है तो सॉल्यूशन को साइन और कोस में लिखना ज़्यादा सही रहता है। तो मैं कोस kx प्लस b साइन kx, हालांकि दोनों ही सॉल्यूशन सही है, लेकिन इस तरीके से लिखने से थोड़ा सा सूटेबल रहता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है, इसलिए। एनीवे psi 3 देखना है, ये दूसरे रीजन का वेव फंक्शन अपने पास आ गया है। फिर रीजन 3, x इज ग्रेटर देन a, ये किसके लिए है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन a, इस रीजन के लिए ये वाला फंक्शन। तो d2 psi 3 ओवर dx2 प्लस 2m e की जगह माइनस का मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से तुम्हारे पास d2 psi 3 ओवर dx2 माइनस का 2m मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर psi 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा psi 3 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास, सॉरी ये अल्फा स्क्वायर लिखता हूँ मैं इसको, अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास कितना, 2m मोड ऑफ ही अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और इस पार्ट को अगर हम देखें तो क्या आएगा, यहां से मेरे पास psi 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा सॉल्यूशन psi 3 वो आएगा सम कांस्टेंट c e टू दी पावर अल्फा x प्लस d e टू दी पावर माइनस अल्फा x, ये आएगा। लेकिन इस रीजन में इंफिनिटी है, कहां से कहां तक है, a इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी,
तो एट x टेंस टू इंफिनिटी साई 3 मस्ट वेनिस, और दैट इंप्लाइज x टेंस टू इंफिनिटी पे ये टर्म इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो c को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो साई 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, टी टू दी पावर माइनस का अल्फा एक्स। अब हम यहाँ पे लिखते हैं साई 1, दोबारा से ऊपर लिखता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ, तीनों वेव फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। तो मैं लिखता हूँ साई 1 पहले वाले रीजन का वेव फंक्शन है वो 0 है, साई 2 वो मेरे पास है a कोस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, और साई 3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट d टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, वेयर k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m v0 माइनस मोड ऑफ e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2m मोड ऑफ e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और अब हम लगाए बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशन में कहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी है, x इक्वल टू 0 पे तो साई 1 और साई 2 बराबर होना चाहिए, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल इंफिनिटी है, और x इक्वल टू a पे साई 2 और साई 3 को बराबर होना चाहिए, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि साई 1 8x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साई 2 8x इक्वल टू 0, पहली बाउंड्री कंडीशन ये लगाएं। तो साई 1 8x इक्वल टू 0 इज 0, साई 2 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो a प्लस 0, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 0, और a 0 हो गया तो साई 2 कितना, वो हो जाएगा b साइन के एक्स, b साइन के एक्स। अब नेक्स्ट बात हम बात करें तो वो ये है कि साई 2 एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू साई 3 एट x इक्वल टू a। तो साई 2 एट x इक्वल टू a कितना, तो ये तुम्हारे पास है x इक्वल टू a पुट करें तो ये आ जाएगा, ये जो साई 2 तुम्हारे पास कितना है x इक्वल टू a पे b साइन के a, b साइन के a, और ये बराबर ये x इक्वल टू a पे d e पे पावर माइनस अल्फा a, ये इक्वेशन नंबर कह दो कुछ 1, और यहां से मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं d साई 2 ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये यहाँ पे वैलिड इक्वेशन है, d साई 3 ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे साई 2 और साई 3 का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि x इक्वल टू ए पे पोटेंशियल फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है, तो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी अगर है तो वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। एनीवे तो देखें d साई 2 ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड देन पुट x इक्वल टू a, तो b cos के a, b के cos के a, this will be equal to derivative this minus alpha d to the power minus alpha a, minus alpha d to the power minus alpha x की जगह a, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1, व्हाट यू विल गेट, तो ये आ जाएगा k कोट के a, k कोट के a बराबर माइनस का अल्फा, ये इक्वेशन आएगी।
और मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए, तो के ए कोट ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस का अल्फा इंटू ए, और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, झाई कोट झाई बराबर माइनस का नीटा, वेयर नीटा इज इक्वल टू अल्फा ए, नीटा इज इक्वल टू अल्फा ए, झाई इज इक्वल टू के ए, नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इसको अगर हम देखें तो 2m मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2m के की जगह v0 माइनस मोड ऑफ ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर 7, तो यहाँ से नीटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर, अगेन तुम्हारे पास वही टर्म आएगी, इसको मैं गामा स्क्वायर कह देता हूँ, और इसकी वैल्यू 2m v0 ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास है झाई कोट झाई बराबर का माइनस का नीटा, ये दो इक्वेशन, दो ग्राफ बनेंगे नीटा और झाई के बीच में, दोनों जहां पे कट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा, और यही हमें देखना है। सॉल्यूशन देखने के लिए आगे बढ़े, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नीटा वर्सेस झाई, तुम्हारे पास झाई हो गया, ये तुम्हारे पास नीटा हो गया, और फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ नीटा और झाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ग्राफ भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही लगेगा। तो जब हमने पिछली बार ओड सॉल्यूशन किया था, सेम वैसा ही यहाँ पे होने वाला है, देखते हैं क्या आता है। तो सी द सॉल्यूशन, फंक्शन जीरो कहाँ पे होगा, कोट झाई जहाँ पे जीरो होगा, और कोट झाई जीरो कहाँ पे होगा, जहाँ पे कोस झाई जीरो होगा, तो पाई बाई टू पे फंक्शन को जीरो होना है, 3 पाई बाई टू पे फंक्शन को जीरो होना है, 3 पाई बाई टू पे फंक्शन को जीरो होना है, 5 पाई बाई टू पे फंक्शन को जीरो होना है। यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई, और यहाँ पे जीरो, तो जहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, वहाँ पे मैंने ये वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, इन पॉइंट्स पे फंक्शन इन्फिनिटी होगा, ओके। और ग्राफ बनेगा सेम वैसा ही जैसा हमने पहले बनाया था, यहाँ से यहाँ ये वाला ग्राफ देख सकते हो, का एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दिया हुआ है, और आगे का ग्राफ भी बना सकते हो ऐसे, इस तरीके से ये फंक्शन बन गए। अब हमें क्या करना है, अब देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू से गामा की वैल्यू 3 पाई बाई टू के बीच में अगर है, तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन केवल मिलेगा, वन सॉल्यूशन। इवन ओड का तो कंसेप्ट ही नहीं है इस बार, वन सॉल्यूशन, 3 पाई बाई टू is less than gamma is less than 5 pi by 2, you will get 2 solution। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास n-1 2n-1 into pi by 2 is less than gamma
इज लेस देन 2n+1 into π/2 n सॉल्यूशन। ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने कैलकुलेट कर लिया ओड सॉल्यूशन। ओड सॉल्यूशन क्या है, इवन सॉल्यूशन क्या है, तो टोटल सॉल्यूशन इतने ही मिलने वाले हैं। हमने बाउंड्री कंडीशंस पहले से ही अप्लाई कर दी है, तो बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास जो टोटल सॉल्यूशन मिलेंगे वो इतने मिलने वाले हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कल भी हमने की थी और उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लें इसको जल्दी से। चलो भाई, तो फंक्शंस को देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे और प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करें तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे psi1 तुम्हारे पास कितना है 0, psi2 कितना है, तो वो कुछ a वो साइन kx और b साइन kx जो भी है, और psi3 कितना है, तो वो सम कांस्टेंट d⁻⁻α x लाइक। ये फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं n=1 मींस ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हम देखें तो तुम्हें ये पता ही है कि इधर की तरफ तो कोई फंक्शन आएगा नहीं, क्योंकि psi1 तो 0 है, ये psi1x, और यहाँ पे a पे क्या है, बाउंड्री। इसके बाद फंक्शन इन्फिनिट 0 है, पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल 0 है तो फंक्शन का नेचर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है यहाँ पे। और यहाँ पे साइन वाला फंक्शन है तो साइन ऐसे चलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे कम, और फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। और इसका मोड का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वही कहानी, psi1 का मोड स्क्वायर वर्सेज x। तो ये भी तुम्हारे पास कैसा होगा, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास a है, ये 0। ये तो psi1 ग्राउंड स्टेट की बात हुई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम देखें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम देखते हैं psi2 ऑफ x n=2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हमें पता ही है। यहाँ पे तुम बना दो psi2 ऑफ x वर्सेज x, एक नोड आनी चाहिए बीच में, 0 से फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन को 0 होना है, एक नोड आके यहाँ पे फंक्शन a है, ये a है, तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक नोड आनी चाहिए, और फिर यहाँ से चलेगा तो इधर आके 0 होना पड़ेगा। और ये psi2 का मोड का स्क्वायर वर्सेज x प्लॉट करें तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पे फंक्शन, इसका मोड, और फिर यहाँ पे वापस ये a है, ये a है, यहाँ पे कहीं पे फंक्शन 0 हो रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा, इस टाइप का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
psi2 का मोड का स्क्वायर। ओके, ऐसे यहाँ पे फंक्शन 0। अभी हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की ओर बात करें, n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ नोड्स 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या आएगा, ये तुम्हारे पास है psi3 ऑफ x, x यहाँ पे a, यहाँ पे 0, दो जगह फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से चलेगा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0 की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये psi3 का मोड स्क्वायर वर्सेज x, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। कहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे a मान लो, तो फंक्शन को यहाँ पे बड़ा होना है, यहाँ पे 0 होना है, यहाँ पे 0 होना है, ऐसा। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे के वेव फंक्शन, एक दो वेव फंक्शन तुम खुद से ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए। प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। तो कल की क्लास में अपन लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अब तक बनती है एग्जाम में आई हुई है। मैंने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स करवाया है, डिराक डेल्टा फंक्शन करवाया है, और इसके बाद ये फाइनाइट पोटेंशियल वेल करवाया है। और उससे पहले के जो पार्ट के प्रॉब्लम्स मैंने करवा दिए थे, है ना, ठीक। तो जो हमने बाद में किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स देखेंगे। जेस्ट में क्या आया था, TIFR में क्या आया था, नेट में क्या आया था, अब तक के पोर्शन में कितना पार्ट हम कवर कर पाए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो तुम लोग कि हमें यहाँ पे कोई डाउट है। और कोशिश करना कि अगली क्लासों में तुम ऑनलाइन रहो, क्योंकि ऑनलाइन रहने में थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता है। अगर मान लो कहीं पे ऑडियो की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई कमेंट करके, और कमेंट से भी अगर मान लो पता नहीं चले तो कम से कम फ़ोन करके मुझे इन्फॉर्म कर दे, ताकि इतना टाइम अपना ख़राब नहीं हो। कल की क्लास में आई थिंक हमने लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास ख़राब कर दी थी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ओके, तो ये कल वाला पोर्शन जो हमने किया था उसको मैंने रिपीट किया है ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं हो। अगली क्लास कल हम करेंगे, और कोशिश करना सब लोग रहें ताकि हम क्लास को थोड़ा सा लंबे टाइम तक ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, वो 3 डायमेंशनल कल हम आते ही 3D बॉक्स, पार्टिकल इन 3D बॉक्स स्टार्ट कर देंगे, और उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेंगे। तो 3D बॉक्स तो आई थिंक अभी अपने पास टाइम है, उसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं। पार्टिकल इन 3D बॉक्स देख लो, 2D मैंने तुम्हें करवाया था और मैंने तुम्हें बताया था कि हम डायरेक्ट इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स करके फिर हम प्रिपेयर रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में हार्मोनिक ऑसिलेटर पे जा सकते हैं। पार्टिकल इन 3D बॉक्स, हालांकि मुझे फाइनाइट वेल से पहले यही करवाना था, बट नो प्रॉब्लम। तो पार्टिकल इन 3D बॉक्स, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल हमारा है वो इस तरीके से डिफाइन है, V ऑफ XYZ बराबर, और वो ऐसा है कि 0 और 0 इज लेस देन x इज लेस देन a,
for 0 is less than y is less than b, and for 0 is less than z is less than c. और इनफाइनाइट अदरवाइज। ऐसा। और इसको अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल किस टाइप का होगा, ये पोटेंशियल कुछ इस तरीके से है। यानी ये जो बॉक्स मैंने बनाया है 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसके अंदर में पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे 0 है। ठीक है, अंदर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। V इक्वल टू 0 इनसाइड। और बाहर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। ऐसा पोटेंशियल का स्ट्रक्चर है। और तब इस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा, अंदर में जो पार्टिकल है इसके अंदर में, उसका वेव फंक्शन क्या होगा, n इक्वल टू 2 के लिए वेव फंक्शन क्या होगा। कौन से वाले केस में पूछ रहे हो अक्षिता, लास्ट वाले केस में n इक्वल टू 2 के केस में रहा वेव फंक्शन, और ये रहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल टू 2 के केस में। यहाँ पे एक नोड तुम्हें मिलेगी, यहाँ से फंक्शन आएगा, यहाँ 0, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी पे, फिर 0। ओके। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ भाई, तो अपने पास ये स्थिति है। अब हम यहाँ पे वेव फंक्शन और एनर्जी आइगेन वैल्यू लिख लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज हमने किया था, और पूरा मेथड मैंने डिस्क्राइब किया था पिछले वाले पार्ट में। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा उसको। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि जो साई ऑफ एक्स वाई जेड होगा, आपकी बार साई ऑफ एक्स वाई जेड, वो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वो होगा फाई ऑफ एक्स प्लस फाई इंटू फाई ऑफ वाई और इंटू फाई ऑफ जेड। और ऐसे नहीं करके तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कैपिटल एक्स एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, और कैपिटल जेड एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड। और जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है जो फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है, वो ये आने वाली है √2/a साइन m पाई x अपॉन ए, m पाई अपॉन ए इंटू एक्स। लास्ट टाइम पे हमने निकाला था, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रिजल्ट लिख सकते हो। y ऑफ y इज इक्वल टू, तो y डायरेक्शन में डायमेंशन b है तो 2/b, और साइन m की जगह आ जाएगा n, पाई अपॉन a की जगह b इंटू वाई। और सिमिलरली z एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल z इज इक्वल टू √2/c, और साइन l पाई अपॉन c इंटू जेड। ऐसा।
तो ये तो अपने पास वेव फंक्शन हो गए। एनर्जी आइगन वैल्यू में क्या किया था हमने, ई एन एम हमने लिखा था, तो एन एक्स डायरेक्शन की एनर्जी अलग प्लस वाई एक्स डायरेक्शन की एनर्जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई एम एन एल बराबर क्या होगा, वो आ जाएगा अपने पास ई एम प्लस ई एन प्लस ई एल, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ई एम की वैल्यू एम स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m सी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, और ये जो m है इसको m नोट कर लो, ये मास है पार्टिकल का m नोट, और ये m क्या है, इंटीजर है, यहाँ से ये 2m नोट ले लिया, और ये बचेगा m स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तुम्हारे पास एनर्जी ई एम एन एल आ गई, ठीक है। और ये तुम्हारे पास वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन ए, √2 अपॉन बी और √2 अपॉन सी साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी और साइन एल पाई जेड अपॉन सी, ऐसा, ओके। और यहां से जो बात यहाँ पे हम डिस्कस करने चाह रहे हैं, ये एम एन और एल है, ये क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और जो एम नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, ऐसा। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल बातें करते हैं, और वो है कि इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, क्यूबिकल बॉक्स में अगर पार्टिकल है तो हमारे पास साई ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन ए साइन एल पाई जेड अपॉन ए, और एनर्जी अपने पास कितनी आ जाएगी, ई एम एन एल बराबर ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा, ये सिचुएशन है। अब देखें ध्यान से, अगर मुझे ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है तो वो होगी मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी अगर लिखनी है तो वो एम एन और एल की मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शन, तो यहां पे अगर ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग होती तो डिपेंड करता कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी। सो यहाँ पे हमने लिखा है ये एनर्जी आइगन वैल्यू, तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू सबसे बड़ी है, बी की उससे छोटी और सी की सबसे कम है, तब तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती, वो आती 1 1 1 के करस्पॉन्डिंग ही आती, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती तो वो 2 1 1 आती,
क्योंकि 2 वाले पार्ट को बढ़ा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा का भाग लगेगा, तो ये कम होगी। हमें एनर्जी मिनिमम चाहिए। मिनिमम एनर्जी के लिए बढ़ाना उसको है जो एनर्जी में कम से कम ऐड करे। तो अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो कम से कम ऐड करेगा, इसको बढ़ा दिया तो ये ज़्यादा, ये डिवाइड में कम, इससे कम फैक्टर है तो ये ज़्यादा आएगा, इसको बढ़ा दिया तो और ज़्यादा आएगा। तो डिपेंड करेगा कि डायमेंशन क्या है। प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन होगा। बट फॉर द टाइमिंग ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, E111, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर, ऐसा। और वेव फंक्शन साई 111 इज इक्वल टू 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन ए और साइन पाई जेड अपॉन ए, ये हो गया। तो एक ही एनर्जी, एक ही वेव फंक्शन, इसका मतलब नॉन डिजनरेट स्टेट हुई, नॉन डिजनरेट स्टेट। नॉन डिजनरेट स्टेट का मतलब किसी एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन एक ही हो तो उसको नॉन डिजनरेट स्टेट बोलते हैं। सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या कहेंगे कि ई एन इक्वल टू कितना करना है, 2, एम इक्वल टू 1, यानी E211 वो कितना आएगा, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर तो है ही, और इसको कर दिया 2 स्क्वायर 4 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा E211 की जगह E121 करेंगे तो भी उतना ही आएगा, और E112 करेंगे तो भी ये इतना ही आएगा। तो 3 अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, साई 1211, साई 121 और साई 112। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू सेम है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग और इसके करस्पॉन्डिंग, लेकिन वेव फंक्शन अलग अलग है। इसका मतलब एक ही एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 3 वेव फंक्शन है, तो ये स्टेट जो होगी वो 3 फोल्ड डिजनरेट होगी, 3 फोल्ड डिजनरेट स्टेट होगी। और ये वेव फंक्शन क्या क्या आएंगे, 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए साइन पाई वाई अपॉन ए और साइन पाई जेड अपॉन ए, पहला वेव फंक्शन ऐसा। दूसरा कितना आ जाएगा, 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन पाई एक्स अपॉन ए, एन की वैल्यू, एम की वैल्यू 1 रखनी है, एन की वैल्यू 2 रखनी है, तो साइन 2 पाई। अब की बार वाई वाला 2 पाई वाई अपॉन ए हो जाएगा और साइन पाई जेड अपॉन ए, और सिमिलरली ये आ जाएगा 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन पाई एक्स अपॉन ए और साइन वाई अपॉन ए साइन 2 पाई जेड अपॉन ए। अब की बार जेड वाला 2 पाई जेड अपॉन ए हो जाएगा। तो ये 3 वेव फंक्शन अलग अलग है, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है, इसलिए ये एनर्जी की जो आइगेन वैल्यू होगी वो 3 फोल्ड डिजनरेट स्टेट होगी। ये एनर्जी स्टेट जो होगी वो 3 फोल्ड डिजनरेट स्टेट होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या आएगी, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखें। अब की बार तुम्हारे पास ये कितना आया था, 6, यानी 6 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। इससे जस्ट ज्यादा एनर्जी कितनी होगी, तो तुम यहाँ पे अगर 2 2 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 4 8 और 1 9 9 आ जाएगा, तो 2 2 1। और 3 1 1 करेंगे तो 9 से ज्यादा आएगा, इसलिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा वो 2 2 1। तो ये थर्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो मैं लिखूंगा E221, ये लिख लो, चाहे E212 लिख लो, चाहे 122 लिख लो,
तीनों ही केस में वैल्यू सेम है। यहाँ से तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी एनर्जी, ये पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर 4+4+1 इतनी। और वेव फंक्शन कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे साई 2 2 1 साई 2 1 2 और साई 1 2 2। तीन अलग अलग वेव फंक्शन लिख सकते हो, इनकी वैल्यू क्या क्या होंगी आसानी से लिख सकते हो। और इसको भी हम क्या कहेंगे, थ्री फोल्ड डीजेनरेट स्टेट। अब देखें नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं ये लूं 2 2 2 कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास आता है 12, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 12। अगर मैं 3 1 1 लूं तो मेरे पास आता है 11। तो नेक्स्ट स्टेट मेरे पास होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, वो 3 1 1। थर्ड एक्साइटेड स्टेट वो आएगी मेरे पास E 3 1 1। तो ध्यान रहे अगर ये M N और N ये भी कितनी होगी, 3 फोल्ड डिजनरेट होगी। इसको तुम 3 1 1 लिख दो, चाहे 1 3 1 लिख दो, चाहे 1 1 3 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास साई 3 1 1 साई 1 3 1 और साई 1 1 3 तीन मिलेंगे, 3 फोल्ड डिजनरेट, ऐसा तुम्हें ये स्टेट मिल जाएगी, 3 फोल्ड डिजनरेट स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये है कि अगर M इज नॉट इक्वल टू N इज नॉट इक्वल टू L, देन स्टेट होगी वो होगी कितने फोल्ड डिजनरेट, वो होगी 6 फोल्ड डिजनरेट। एग्जाम्पल इसका देखें तो मैं ये कहूं E1 2 3, तो ये E1 3 2 और 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1। ये सारी के सारी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है। और यहाँ पे वेव फंक्शन कितने हो जाएंगे, 6, साई 1 2 3 साई 1 3 2 साई 2 1 3 साई 2 3 1 साई 3 1 2 साई 3 2 1। 6 वेव फंक्शन होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम होगी और इस स्टेट को क्या कहेंगे, 6 फोल्ड डिजनरेट स्टेट कहेंगे। तो अगर N M और L की तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो 6 फोल्ड डिजनरेट। अगर कोई दो वैल्यू सेम है, N M L में से कोई सी भी दो वैल्यू सेम, चाहे N इज इक्वल टू M हो L अलग हो, चाहे M इक्वल टू L हो N अलग हो, चाहे N इक्वल टू L हो M अलग हो, किसी भी केस में जो डिजनरेसी आएगी वो 3 फोल्ड डिजनरेसी आएगी। और अगर तीनों ही वैल्यू सेम है, N M और L तीनों बराबर है, तो नॉन डिजनरेट स्टेट बनेगी। तो इसको तुम थोड़ा सा नोट कर लेना और ध्यान रख लेना। अगली वाली क्लास में हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, कैसे हम देखेंगे इनमें से दो डायमेंशन भी सेम हो सकती है। अभी हमने A इक्वल टू B इक्वल टू C वाला केस किया है, हम ये भी कह सकते हैं A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तब क्या केस होगा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ओके।